Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 6 लेक्चर 6। आज हम करेंगे हाउस होल्डर्स मेथड। जैसे हमने गिवंस मेथड किया था जिसमें हमने ट्राई डायगोनल फॉर्म बनाई थी, वैसे ही हम करेंगे हाउस होल्डर मेथड जिसमें हम ट्राई डायगोनल फॉर्म बनाएंगे। इसमें हम नए तरीके से ट्राई डायगोनल फॉर्म बनाएंगे। कैसे? लेट A be a n cross n real symmetric matrix and P be a real symmetric orthogonal matrix। मतलब इस बार हमें A जो मैट्रिक्स गिवन दी जाएगी वो भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और जो P हम मानेंगे जो पीछे हम गिवंस मेथड में B मानते थे वहां पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती थी, यहाँ पे P मान रहे हैं जो रियल ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब वो P ऑर्थोगोनल भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। This methods consist of pre and post multiply A by a P such that PAP reduces to a tridiagonal form। कहने का मतलब कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे P इनवर्स AP करेंगे। अब P मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा P डैश AP हो जाएगा। और P साथ में क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, P डैश इज इक्वल टू P होती है। तो हमारे पास यहां से क्या हो गया, रियल सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से P इनवर्स किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो P इनवर्स AP है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, PAP की फॉर्म में। तो काम हम वही कर रहे हैं जो हमने गिवंस मेथड में किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कर दिया कि रियल सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले ली हमने। अब इस P को निकालना कैसे है, अब वहां पे तो हमें सिंपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालनी होती थी B, तो हम लेट कर लेते थे कि कौन सी रोटेशन है। अब यहाँ पे हमें रोटेशन नहीं देखनी है, हमें P निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। द रिडक्शन इज डन एग्जैक्टली इन n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रिडक्शन होगी, मतलब हमें P कितनी बार लेना है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि कितनी बार हमें P को इस तरीके से A के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा n-2 पे। n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लो कि 3 ऑर्डर किया है तो हमें 1 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 4 ऑर्डर किया है तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 5 ऑर्डर किया है तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इस तरीके से हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो लेट P इज इक्वल टू I-2 W डैश। अब ये I तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, W और W डैश क्या है वो हम देखते हैं। W होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, W क्या होगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें ये अननोन्स होंगे सारे। हमें नहीं पता x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, xn क्या है। हमारा मेन मोटिव है हमें x1 x2 x3 xn निकालना है। वो हम किस तरीके से निकालेंगे आगे पढ़ेंगे। अब W डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज कर देना। रो कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स। तो अब ये रो मैट्रिक्स होगी x1 x2 एंड xn। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो P की वैल्यू हमें दे देगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, W डैश W इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया है, वहां पे गौर करो तो यहाँ पे W इंटू W डैश है, हम अभी P की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम W डैश इंटू W कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, रो मैट्रिक्स है यहाँ पे x1 x2 xn, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 xn। तो जब दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये n चला जाएगा। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, 1 क्रॉस 1 की, मतलब सिंगल एलिमेंट में चेंज हो जाएगी। कैसे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही रो है एक ही कॉलम है हमारे पास, तो 1/1 की बन जाएगी। तो जो x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x2 को x2 से एंड सोन प्लस xn को xn से, तो ये क्या बन गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड xn स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेन काम है वो हमें लेट करना है W डैश W इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, W डैश W इज इक्वल टू क्या लेट करना है, 1 लेट करना है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, W डैश W नॉट इक्वल टू W W डैश, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें बिल्कुल भी आपस में मर्ज मत कर देना कि पीछे P में बात चल रही थी। P में बात चल रही थी वो है W इंटू W डैश, और यहाँ पे जो बात चल रही है वो W डैश इंटू W है।
तो W डैश इंटू डब्ल्यू सिंगल एलिमेंट आया था जिसको 1 के इक्वल रखना है, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। अब हमें क्या करना है, द वेक्टर W इज कंस्ट्रक्टेड विद फर्स्ट r-1 कंपोनेंट्स एज 0 सो दैट, अब हमें W को इस तरीके से बनाना है कि उसके पहले r-1 कंपोनेंट 0 जाए। अभी r आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, वो भी बता देंगे। r की वैल्यू मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, मतलब W पे डिपेंड करेगी वो क्या हम ले रहे हैं, तो वो भी डिस्कस होगा। उससे पहले देखो कि हमने मान लिया कि n में से r-1 कंपोनेंट 0 है, तो x1 x2 xr-1 सारे 0 हो गए, तो यहाँ पे 0 0 0, उसके बाद xr प्लस 1 और xn। तो ये कंडीशन थी, w डैश इंटू डब्ल्यू 1 आ रहा है, तो इसमें पहले r तो क्या, पहले r-1 तो 0 हो गए, तो जो इक्वेशन बची वो क्या बची, xr स्क्वायर प्लस xr प्लस 1 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें r पे काम करेंगे कि r हमें क्या लेना है, वो आगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, नाउ फ्रॉम द मैट्रिक्स PR सच दैट, अब मैंने यहाँ पे PR क्यों लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी होगी, हमें नहीं पता है कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, तो हमने n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस मानी थी। तो क्या हुआ, हमारे पास n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे मानी है कि मान लो PR ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो PR इज इक्वल टू I-2 ओमेगा R डैश ओमेगा डैश, क्योंकि हमारे पास r-1 कंपोनेंट 0 करने हैं तो W हर बार बदलता जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हमें R कैसे लेना है। हमें जैसे मान लो कि पहला मुझे लेना है W1, तो मुझे एक 0 करना है। मान लो मेरी 3x3 की मैट्रिक्स चल रही है, तो मुझे एक लेना है W1, यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा। मान लो कि मेरी 4x4 मैट्रिक्स है, तो जिसमें मुझे 2 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो एक तो W1 हो गया और एक W2 हो गया, तो W2 हो जाएगा। यहाँ पे जो W1 है ये 3x3 का है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे W2 फिर 4x4 मैट्रिक्स का कैसे आएगा, 0 x2 x3 x4, और इसका W3 कैसा आ जाएगा, 0 0 x3 x4। इस तरीके की 2 ट्रांसफॉर्मेशन में ये 2 W चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे R लिया है W के साथ कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बदलेगी वैसे वैसे W बदलते जाएंगे। जब आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये R का कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो हमने क्या करना था, PR इनवर्स A PR करना था। PR इनवर्स किसके इक्वल है, PR डैश के, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ ये सिमेट्रिक भी है, तो PR डैश किसके इक्वल हो जाएगा, PR के। तो PR इनवर्स A PR अल्टीमेटली क्या बन गया, PR A PR बन गया। स्टार्टिंग विद A इज इक्वल टू A1, क्योंकि हमें हर ट्रांसफॉर्मेशन में अलग मैट्रिक्स मिलेगी, तो उस मैट्रिक्स का हमें नाम अलग अलग देना पड़ेगा। सबसे पहले हम A के साथ करेंगे, फिर जो ये मैट्रिक्स बनेंगे PR A PR, ये कुछ नई मैट्रिक्स बनेंगे, उसका नाम हम अलग देंगे। तो हमें क्या करना होगा कि स्टार्टिंग करनी है A इज इक्वल टू A1 से, कि पहली मैं A1 मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ, तो AR इज इक्वल टू PR AR-1 AR-1, और यहाँ पे AR नहीं है, ये PR है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू PR AR-1 PR हो जाएगा। कैसे, हमारे पास कि जब R है वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम A2 निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगा, P2 A1 P2, और A1 क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर हम A3 निकालेंगे। मान लो कि मेरे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं A2 और A3 तक जाऊंगी। पहले A2 निकालेंगे फिर A3 निकालेंगे, इस तरीके से। तो वी गेट सक्सेसफुली A2 A3 AN-1। तो एट द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं A2 निकाल रही हूं, वी डिटरमिन्स एक्सेस सच दैट जीरोज आर क्रिएटेड इन द पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे क्रिएट होगा, जब मैं A2 निकाल रही हूँ, A13 मतलब A13 A14 A1n, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनके अपोजिट वाले भी, कि A31 A41 AN1। जब मैंने
फर्स्ट मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी मैं A2 मैट्रिक्स, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसे, यहाँ पे जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स बनी A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन, यहाँ पे A1n आ गया, लास्ट में AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANN आ गया यहाँ पे। तो मेरी कौन सी टर्म जीरो जाएगी, ये टर्म एंड ये टर्म जीरो जाएगी। नीचे से कौन सी टर्म हो जाएगी, ये टर्म एंड इस तरीके से सॉरी 3 1 वाली यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये N3 वाली है यहाँ पे 3 1 वाली, तो यहाँ पे 3 1 वाली कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे A31 ये जीरो जाएगा। यहाँ पे फिर A41 कौन सी, इससे नीचे यहाँ पे A41 ये जीरो जाएगा। इस तरीके से ये जीरो भी, यहाँ पे भी ये जीरो, यहाँ पे भी ये जीरो, ये टर्म ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा हमारे पास। फिर जब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा। थर्ड करेंगे तो ये जीरो जाएगा। तो आखिर में मुझे 3 डायगोनल मिल जाएंगे बस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्राई डायगोनल फॉर्म आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी हम करेंगे। At the second transformation, we determines xi such that zeros are created in the position 2 4 2 5 2n 4 2 5 2 and 2 इस तरीके से हो जाएगी। तो आखिर में जाके आप देखोगे कि हमें 3 डायगोनल मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इस तरीके से हमें डायगोनल मिल जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब मैंने A11 किया, A12 किया, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या जीरो हो रहा है, 1 3 1 4 1n 3 1 4 1, तो यहाँ पे ये पोजीशन जीरो, ये जीरो एंड सोन जीरो तक जाएगी। यहाँ पे देखो A21 A22 एंड सोन A2n, यहाँ लिख देती हूँ A31 0 0 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा N2 एंड सोन ANN आ गया हमारा। ये आ गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या जीरो हो रहा है, 2 4 2 5 2n, मतलब 2 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, A23 भी प्रेजेंट है, यहां से जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसका अपोजिट 4 2, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास ये तो पहले ही जीरो हो गया था 3 1 4 1 यहाँ पे, तो मेरे पास A32 प्रेजेंट है, A42 ये जीरो हो जाएगा। इसके नीचे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे अब गौर करो तो ये डायगोनल बन रहा है कि ऊपर वाला, एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और एक इससे नीचे वाला। सिर्फ 3 डायगोनल प्रेजेंट होंगे, बाकी सारी टर्म्स जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते जाएंगे बाकी सारी वैल्यूज ऊपर भी जीरो होती जाएगी और नीचे भी जीरो होती जाएगी। सिर्फ 3 डायगोनल बनेंगे, मतलब आखिर में जाके हमारा जो मैट्रिक्स है वो ट्राई डायगोनल बन जाएगा। आफ्टर n-2 सच ट्रांसफॉर्मेशंस A इज रिड्यूस टू ट्राई डायगोनल फॉर्म, कि n-2 टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद A किस में रिड्यूस हो जाएगा, ट्राई डायगोनल फॉर्म में। और द रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम एज इन गिवंस मेथड, कि बाद में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का जो प्रोसीजर है वो सेम गिवंस मेथड का होगा। जैसे कि हमें स्टर्म सीक्वेंस बनानी है और हमें आइगन वेक्टर निकालना है, वो सारा गिवंस मेथड के तरीके से काम करना है आपको। किसी ने गिवंस मेथड नहीं पढ़ा है तो वो इससे पहले वाला लेक्चर सुन सकता है, उसमें हमने गिवंस मेथड ही डिस्कस किया है। बस यहाँ पे काम क्या था, ट्राई डायगोनल डिफरेंट बनाना था, कि ट्राई डायगोनल कैसे डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कंसीडर अ मैट्रिक्स। अब हम 4x4 पेपर एग्जाम में मोस्टली 4x4 से ज्यादा के मैट्रिक्स नहीं दी जाती, तो हम 4x4 मैट्रिक्स का करते हैं, 3x3 अपने आप हो जाएगी। कंसीडर अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4x4। हमने ये 4x4 की मैट्रिक्स ले ली A। अब इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए तो AIJ AJI के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे ट्राई डायगोनल की फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो टोटल मुझे चाहिए n-2 ट्रांसफॉर्मेशन। n कितना है, 4 4 - 2 इज इक्वल टू 2, मतलब टोटल 2 ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फॉर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वी चूज, हमें क्या करना है, अब आपको नहीं याद रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे PR AR-1 PR इज इक्वल टू AR होगा। मतलब आपको क्या करना है, R इज इक्वल टू 2 रखना है और 3 रखना है। 2 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, कि हमें R कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो एक तो 2 और एक 3। मतलब कि A1 आपके पास एक तो आपको निकालना है, A2 और एक आपको निकालना है A3, और A1 आप लेके चलोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो चूज करेंगे हम W2 क्योंकि हम यहाँ से R से 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और R-1 कंपोनेंट 0 करना है। अब यहाँ पे R का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि आपको क्या करना है, R की वैल्यू आ गई 2 और 3। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में W2 आएगा क्योंकि R की वैल्यू कितनी है, 2 है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो R-1 कंपोनेंट को क्या लेना है, 0। मतलब x R-1 कंपोनेंट 0 होगा तो मतलब 2 - 1 = x1 = 0। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे x1 को ही क्यों 0 लिया, सिर्फ क्योंकि R मेरा जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में R को 2 रखूंगी तो मुझे WR इस तरीके से चूज करना है कि R-1 कंपोनेंट मेरे 0 जाए। R-1 मेरे पास क्या बन रहा है, R-1 मेरे पास बन रहा है 0 जो कि है x1। तो यहाँ पे x1 को 0 रखना है, बाकी x2, x3, x4 एज इट इज आएंगे। फिर W2 की कंडीशन क्या कहती है कि W2 और W2 की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, x2² + x3² + x4² = 1 होगी हमारे पास। ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। फिर हमें क्या करना है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है जो अननोन्स हमने माने हैं। वो कैसे आएंगे, पहले हमें S1 निकालना है। S1 हमारे पास क्या होगा, जो जो कंपोनेंट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 0 बन रहे थे, मतलब 1 2 1 3 और 1 4 ये 0 बन रहे थे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के, रूट करना है इनका A1 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये वाले 0 सारे के सारे नहीं 0 बनते होते, ये दो 0 बनते होते, कंफ्यूज मत हो ना। S1 जो आपके पास होगा वो इस तरीके से होगा कि रूट A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर प्लस A14 का स्क्वायर, ये हमने S1 माना है। तो S1 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी फर्स्ट रो पूरी का इंडिविजुअल स्क्वायर करके और उन्हें ऐड कर दो आपके पास। ये कहाँ से याद रहेगा आपको, इस तरीके से याद रहे। अब आपके पास क्या करना है, ये कहाँ से याद रहेगा आपको, इस तरीके से याद रहेगा। देखो x2 x3 x4 तीन कंपोनेंट आपके पास, तो 1 2 1 3 1 4 यहां से याद रह जाएगा कि W2 में कितने कंपोनेंट है, x2 x3 x4। तो S1 में इनके कोरस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, A12² A13² और A14²। ये यहां से आपको याद रह जाएगा। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट करना है। तो अब आपको करना है x2² की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इनका कोई इलाज नहीं है। x2² है वो है ½ 1 + A12 इंटू साइन ऑफ A12 और अपॉन में S1। अब यहाँ पे हमने A12 ही लिख देना चाहिए था, अगर हम A12 लिखते। साइन ऑफ A12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाकी सीक्वेंस फॉलो हो रही है, इसलिए हमने साइन ऑफ A12 लिखा है यहाँ पे। तो A12 इंटू साइन ऑफ A12 अपॉन में S1। अब हमारा x3 कितना होगा, x3 होगा A13 मल्टीप्लाई साइन ऑफ A12, यहाँ पे साइन A12 का ही रहेगा, अपॉन में 2S1 डॉट x2। अब x4 आएगा, x4 क्या होगा, A14 इंटू साइन ऑफ A12 अपॉन 2S1 डॉट x2 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो x3 और x4 में सेम रह रहा है। पैटर्न क्या बदल रहा है, सिर्फ कि पहला कंपोनेंट बदल रहा है, बाकी इनका पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रह रहा है। यहाँ से आपको x3 और x4 की वैल्यू मिल जाएगी और x2 के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यूज आपको क्या करना है, P मैट्रिक्स में पुट करनी है। P मैट्रिक्स में पुट करने के बाद आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, उससे आप क्या निकालोगे, यहाँ पे कि आपको वो P2 मैट्रिक्स मिल गई, तो यहाँ पे आप A2 निकालोगे, जो ये होगा P2 A1 P2। यहाँ से आपको क्या मिल गई, A2 मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, A3 मैट्रिक्स निकालनी है, जो कि होगी P3 A2 P3 होगी। वो कहाँ से आएगी, उसे निकालने के लिए आपको W3 चाहिए, क्योंकि P3 के लिए क्या चाहिए, आपको W3 चाहिए। तो आप W3 लोगे, वो क्या होगा 0 0 x3 x4। क्यों, क्योंकि अब R आपका क्या हो गया, यहाँ पे R अब आपका हो गया 3 और R-1 कंपोनेंट 0 लेने हैं, तो R-1 कितने हो गए आपके पास, पहले वाले सारे। तो x2 = 0, तो x1 भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R-1 तक के कंपोनेंट सारे 0 चाहिए। तो R-2 कितना है 2, तो मतलब 2 तक के सारे कंपोनेंट 0 चाहिए, तो यहाँ पे x1 0 और
x2 0 आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास, और ये कंडीशन होती है w डैश इंटू w3 डैश इंटू w3 की, तो x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। फॉर फाइंडिंग x3 और x4 वी फर्स्ट कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना है, S2 हमारे पास क्या है, रूट, यहाँ से वही मैंने पहले बताया था आपको। अब हमारे पास 3 और 4 चल रहा है यहाँ पे, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। a23 का स्क्वायर प्लस a24 का स्क्वायर। अगर आपको क्रैमिंग पावर अच्छी है तो आपको एज इट इज याद रह जाएंगे, अगर अच्छी नहीं है तो ये चीज का आप ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ से आपके पास S2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x3 स्क्वायर x2 स्क्वायर की तरह ही है, हाफ 1 प्लस a23 इंटू साइन ऑफ a23 अपॉन में S2। अब आपके पास S3 स्क्वायर आ चुका है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। इस इक्वेशन में क्या है, S3 स्क्वायर आ गया, और यहाँ 1 अपने को पता ही है, तो S4 स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस S3 स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे कंडीशन यूज कर ली। दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट 0 इन द पोजीशन ऑफ 2 4 ऑन 4 2। तो हमारे पास सारी पोजीशन सब क्या हो गई, जो हमें चाहिए थी वो 0 हो गई। कैसे वाली, कि जब हमने यहाँ पे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, a11 रह गई। जब मैंने यहाँ पे a12 रह गया। जब हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मेरे पास क्या 0 आ गया, ये दो पोजीशन 0 आ गई थी। a21 बचा था, ये दो पोजीशन 0 आ गई थी। जब मैंने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में 2 एज इट इज, a23 एज इट इज, क्या 0 आ गया, a24 0 आ गया, और यहाँ पे 4 0 आ गया, मतलब ये वाली पोजीशन 0 आ गई, तो ये एज इट इज रह गई। a33 a44 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे a43 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये a34 आ गया। तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, और एक डायगोनल ये हो गया। बाकी सारी पोजीशन दो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 बन गई आपके पास। तो हमें यही करना था, ट्राई डायगोनल फॉर्म बनानी थी। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स से 1 2 -1 2 1 2 -1 2 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, रियल मैट्रिक्स ले ली, टू ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय हाउस होल्डर्स मेथड। अगर आपको ये ना लिखा जाए कि कौन से मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। अगर आपको लिखा जाए कि इस मेथड से करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, टू रिड्यूस a टू ट्राई डायगोनल फॉर्म ओनली 1 ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि n क्या हो गया मेरा 3, देयरफॉर n - 2 = 3 - 2 = 1। सिर्फ मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, मेरे पास r की वैल्यू कितनी होगी 3, तो हमारे पास क्या नाम, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, कि a की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, PR AR-1 और PR = AR, और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। r-1 कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0, तो r-1 कितना हो गया, 1, तो x1 को क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे x1 0 आ गया, बाकी दो एज इट इज रह गए आपके पास। तो बाकी दो की क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर = 1। अब हमें ये पैरामीटर्स यूज करने हैं। S1 क्या होता है मेरा, रूट a12 का स्क्वायर प्लस a13 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, 2 और 3 है, तो a12 का स्क्वायर प्लस a13 का स्क्वायर = रूट a12 कितना था हमारे पास, तो यहाँ पे देखो a12 है हमारे पास 2 और a13 है हमारे पास -1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर = √5 हो गया मेरे पास। अब x2 स्क्वायर मेरे पास क्या था, 1/2, 1 प्लस a12 इंटू साइन ऑफ a12 अपॉन में s1। अब 1/2 प्लस 1 प्लस a12 क्या था, 2 था, पॉजिटिव का 2 था, तो 2 इंटू +1 √5 डिवाइड बाई √5 = मेरे पास क्या आ गया, √5 + 2/√5 इंटू 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x2 स्क्वायर की। अब मुझे निकालना है x3 क्या होता है, a13 मल्टीप्लाई साइन ऑफ a12 डिवाइड बाई 2s1 इंटू x2। ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, -1/2 √5
x2 आ गया मेरे पास। मैंने x2 एज इट इज रखा क्योंकि x2 को जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो x1 x2 x3 किसके इक्वल आ जाएंगे, -1/2√5। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चलता है भी मुझे पहले क्या क्या निकालना है, तो आप सबसे पहले निकालो A2 जो कि आएगा P2 A1 P2, और P2 आपके पास कितना होगा, I-2 इंटू आपके पास क्या था, I-2 इंटू W और W डैश, और यहाँ पे W कितना हुआ है, W2 डैश। अब आपको पता है कि W2 डैश क्या है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, I आ गया आपके पास, I कितना होगा 3x3 मैट्रिक्स -2, W कितना था आपके पास 0 x2 x3, और W2 डैश कितना हो गया आपके पास 0, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो W2 हमने कॉलम मैट्रिक्स, ये गलत हो गया यहाँ पे, W2 हमने लिया कॉलम मैट्रिक्स और W2 क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो P2 क्या आएगी, 3x3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, जिनमें हमें ये सारी चीजें चाहिएगी, x3 भी चाहिए, x2 x3 भी चाहिए और x3 का स्क्वायर भी चाहिए। तो x3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से देखो x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस और x2 का स्क्वायर हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला आ गया हमारे पास कि 1/2 प्लस में 1/2 और प्लस में 1/√5। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x3 का, यहाँ पे x3 का स्क्वायर आ गया जो कि आ गया 1/2 माइनस 1/√5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे P2 निकालना है। P2 क्या हुआ, I-2 इंटू W2 डैश, तो I क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं हम, -2 0 x2 x3, क्योंकि W क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, और W2 का डैश क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, इसी कॉलम का ट्रांसपोज कर दो तो रो बन जाएगी 0 x2 x3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर कितना हुआ मेरे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 3x1 और इसका कितना हुआ 1x3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 3x3। पहले की रो होती है और दूसरे का कॉलम होता है, तो हमारे पास क्या बच गया 3x3। 3x3 की मैट्रिक्स से 3x3 की मैट्रिक्स को माइनस करना है, उससे पहले आप एक बार देख लो, इसे जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या क्या एलिमेंट चाहिए, x2 का स्क्वायर जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, x2 x3, इसीलिए हमने x2 को एज इट इज x2 पड़े रहने दिया, या तो आप x2 को अलग निकालो x3 को अलग निकालो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ पे ये आसान तरीका था कि x2 को एज इट इज रहने दो, इसको इस साइड लेके चले जाओ, आपको x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आप x2 की वैल्यू पुट करते फिर x3 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो दुगना काम हो जाता, उससे पहले हमने x2 x3 एज इट इज ही रख लिया। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई और x3 की वैल्यू, x3 स्क्वायर की वैल्यू हमें उस इक्वेशन से मिल गई। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये हम I मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगी हमारी P2 मैट्रिक्स। अब हमें मिल गई P2 मैट्रिक्स, तो A को क्या लेना है A1, तो A2 निकालनी है, तो P2 डॉट A1 डॉट P2, तो P2 मेरे पास क्या आया 1 0 0 0 -2/√5 1/√5 0 1/√5 2/√5। ये मुझे गिवन ए मैट्रिक्स दे ही रखी थी, 1 2 -1 2 1 2 -1 2 1, ये मुझे P2 मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 0 -2√5 1/√5 0 1/√5 2√5, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक मैट्रिक्स मिली 1 -√5 0 -√5 -3/5 -6/5 0 -6/5, और मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 3/5। तो ये चीज देखो आप कि यहाँ पे कितने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और A3 मैट्रिक्स, A3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल कब होती है, जब A13 और A31 क्या हो जाए 0 हो जाए, और यही हमने किया है, ये पोजीशन और ये पोजीशन को क्या बनाया है 0 बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास काम खत्म होता है, ट्राई डायगोनल फॉर्म बनती है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमने पहले तो मैंने सोचा था कि हम होमवर्क दे देते हैं आपको, पर होमवर्क की बजाय क्या है कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 4x4 का है, तो एक 3x3 का सॉल्व हो जाएगा, एक 4x4 का सॉल्व हो जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रांसपोज द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 -1 -2
4 -1 2 -2 2 -1 4 -1 -2 -2 -1 4 -1 2 -2 -1 4 ट्राई डायगोनल फॉर्म में बनाना है इसे। 4x4 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए को रिड्यूस करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में, तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, n-2 4 - 2 = 2 दो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। पहली और दो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो r क्या होगा, एक बार तो r2 होगा और एक बार r3 होगा, क्योंकि AR = PR, AR-1 और PR होता है यहाँ पे। दो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और R शुरू होता है 2 3 एंड सो ऑन से, तो R 2 3 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो पहली तो 2 हो गई, दूसरी 3 हो गई। तो हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जिसमें R की वैल्यूज मुझे मिल गई। पहली हम R की वैल्यू लेके चलेंगे 2, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहली जब ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो W2' चाहिए मुझे, जो कि हो गया 0 x2 x3 x4। हम पहले भी पढ़ के आए, जब R2 होगा तो R-1 तक कंपोनेंट 0 होने चाहिए और R-1 कितना हो जाएगा आपके पास, एक ही हो जाएगा, 0 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो फर्स्ट पोजीशन 0 आ गई, बाकी 3 पोजीशन एज इट इज होगी। ये हमारे पास कंडीशन होती है कि बाकी जो 3 बचते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। पैरामीटर्स चाहिए, पैरामीटर्स क्या थे, 4x4 की मैट्रिक्स के लिए हम वर्किंग रूल करके आए हैं। S1 क्या होगा मेरे पास, रूट A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर प्लस A14 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे पोजीशन देखो 1 3 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4, ये तीनों पोजीशन आ गई हमारे पास। तो हमने ये पोजीशंस ले ली। इसमें क्या करना है हमें, रूट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, जो कि आया मेरे पास 9, और 9 का रूट होता है 3। अब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमारे पास आया x2 का स्क्वायर = 1/2 1 + A12 इंटू साइन ऑफ A12 बाय S1। तो 1/2 1 + A12 कितना है, -1 है, तो A12 लिख दिया, इंटू साइन ऑफ A12, साइन ऑफ A12 साइन क्या था, माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बाय 3, तो कितना आया 2/3। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, साइन ऑफ 12 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जो A12 है और इंटू उसके साथ उसका साइन A12 क्या करना है। अब आपके पास क्या हो गया, x2 = रूट 2/3। अब x3 = A13 इंटू साइन ऑफ A12 डिवाइड बाई 2s1 डॉट x2। तो -2 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि ये है -2 और इसका साइन है वो माइनस का है, अपॉन में 2 × 3, तो ये, और इंटू x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√3 थी, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो वो 3√3/2 हो जाएगी आपके पास, तो जो कि आ गई 1/√6 हो गई आपके पास। अब हमने क्या किया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया। अब x4 क्या होगा, A14 इंटू साइन ऑफ A12 डिवाइड बाई 2s1 डॉट x2। ये हमारे पास आ गया 2 × -1, क्योंकि A14 है 2, साइन है माइनस का, अपॉन में 2 × 3। आपके पास S1 की वैल्यू थी 3 और ये 2 मल्टीप्लाई था, और x2 की वैल्यू थी √2/√3, तो यहाँ डिवाइड में है तो जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, √3/√2 हो गया, जो कि हमने सॉल्व किया तो आया -1/√6। अब हमें P2 निकालना है। P2 क्या होगा, I4, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है ये वाली, तो I4 - 2W2 तो I4 हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, माइनस में 2, W2 कितना हुआ 0 x2 x3 x4, W2' क्या हो गया 0 x2 x3 x4। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिली, मतलब मुझे x2 स्क्वायर x2 x3 x2 x4 ये सारी वैल्यूज चाहिए। ये सारी वैल्यूज हमें पता है कि x2 स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, x2 x3 मेरे पास, जब x2 पता है और x3 पता है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x2 पता है x4 पता है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से वैल्यू सीधी निकाल सकते हो, x4 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x3 को जो पीछे है यहाँ पे देखो, x3 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x2 x3 मिल जाएगा, x4 x2 मिल जाएगा। पर आपको यहाँ पे x3 का स्क्वायर भी चाहिए और x4 का स्क्वायर चाहिए, उसके लिए आपको x4 और x3 निकालना पड़ेगा। तो
तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर निकाले हैं, प्रॉपर निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट किया है। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिली, वैल्यूज पुट करने के बाद ये मैट्रिक्स मिली, और इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी से माइनस करना है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिली है आखिर में जाके वो मिली है 1 0 0 0 -1/3 -2/3 2/3 0 -2/3 2/3 1/3 0 2/3 1/3 2/3। तो हेयर रिक्वायर्ड हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन विद A इज इक्वल टू A1, मतलब कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसके लिए मुझे यहाँ पे P2 मिल चुका है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू P2 A1 P2। तो ये सारा काम किया था हमने P2 निकालने के लिए, तो P2 निकल चुका है हमारे पास। तो हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, P2 है 1 0 0 0 -1/3 -2/3 2/3 0 -2/3 2/3 1/3 0 2/3 1/3 2/3। ए जो था वो A1 मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स थी, जो कि हमने लिख ली यहाँ पे, और P2 हमने अभी बताया आपको ये वाला मैट्रिक्स। जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 4 3 0 0 3 16/3 2/3 1/3 0 2/3 16/3 -1/3 0 1/3 -1/3 4/3। तो अगर आपको इसका थ्योरम याद हो तो थ्योरम में क्या बोला था कि जब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होएगी तो कौन से एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, A13 वाला, A14 वाला, A31 और A41, ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। वहां हमने इस पोजीशन में लिखा था 13 14 41 एंड 31, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पे देखो A13 A14 A31 और A41, ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट किसको जीरो बनाने का है, इस एलिमेंट को जीरो बनाने का, इसको और इसको, मतलब 2 4 और 4 2 को बनाने का जीरो है, ताकि ये ट्राई डायगोनल फॉर्म बन जाए। तो वो कैसे बनेगा, हमें W3 करना पड़ेगा, R को 3 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, R को 3 लिया, तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमें W3 डैश निकालना है, जो कि होगा 0 0 x3 x4। R हो गया 3, तो R -1 तक के कंपोनेंट जीरो होंगे। तो जब मेरा यहाँ पे R हुआ 3, तो R -1 तक के ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होंगे, मतलब 3 -1 2। तो मतलब कि x1 और x2 को क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ पे मैंने दो पोजीशन जीरो कर दी और मुझे क्या मिला, x3 और x4। और ये कंडीशन होती है कि x3² प्लस x4² इज इक्वल टू 1। इनके जितने भी कंपोनेंट बचते हैं अननोन्स, उनके स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। अब हमें पैरामीटर्स क्या यूज करने हैं, x2 निकालना है। s2 निकालने के लिए रूट A23 का स्क्वायर प्लस A24 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2/3। A23 कितना आया मेरे पास, जो गिवन मैट्रिक्स थी, यहाँ पे देखो यहीं से यहाँ पे जो आपके पास आई है। अब A2 मैट्रिक्स यूज करनी है आपको, यहाँ पे A1 मैट्रिक्स नहीं यूज करनी, आपको A2 मैट्रिक्स यूज करनी है, जो आपकी आ चुकी है, क्योंकि अब आपकी जो मैट्रिक्स काम करेगी वो ये वाली मैट्रिक्स काम करेगी। तो आपके पास कितना आया, आपको चाहिए A23, 2 3 की पोजीशन है ये 2/3। अब आपके पास कितना है, A24, तो A24 कितना हो गया, ये दो एलिमेंट चाहिए आपको, एक तो ये एलिमेंट चाहिए और आपको एक ये एलिमेंट चाहिए। ये चीज याद रखना कि आपको जो नेक्स्ट, जहां आप आगे आगे चलते जाओगे, आपकी जो मैट्रिक्स जो काम करेगी वो पीछे एक जो निकालते जा रहे हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट काम करेंगे। तो S2 निकालने के लिए A1 मैट्रिक्स के, मतलब A2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स काम करेंगे। तो हमने ये एलिमेंट्स लिख लिए, 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5/3 आ गया आपके पास। तो x3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 1 प्लस A23 इंटू साइन ऑफ A23 अपॉन में S2। तो ये आया 1/2 1 प्लस A23 कितना है मेरा 2/3 और साइन कितना है पॉजिटिव, और डिवाइड बाय S2 कितना है मेरा √5/3। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आया √5 प्लस 2/2 √5। ये बड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने इसे कोई k का नाम दे दिया, कि इसे मैंने माना k। अब मेरे को पास आया x3² प्लस x24² 1 होता है, तो x4² इज इक्वल टू 1 माइनस x3²। तो 1 माइनस √5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 √5। तो ये आया √5 माइनस 2 2 √5 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया 1/√5
2√5 हमने इसे रैशनलाइज कर दिया। अब अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो जब मेरे पास रूट ऊपर या नीचे होता है तो हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसे क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज किया तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन आएगा 2√5 और √5 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 तो कितना आ गया, 1 बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपको मिला 1 बाय √2√5 और √5 प्लस 2। तो हमने बोथ साइड ऊपर और नीचे √5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो √5 कितना हो गया 5 और इंटू आपके पास 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि 2√5 ऊपर और नीचे आपको हमने क्या किया 2√5 की मल्टी, मतलब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड 2√5 कर दिया हमने। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो इस वैल्यू को k माना है सेम ऐसी ही वैल्यू हम x3 में बना लें, ताकि हमारा k के पैटर्न में आंसर आए। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने 2√5 से मल्टीप्लाई किया, 2√5 से डिवाइड किया, तो ऊपर तो आ गया 2√5, नीचे 2√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया इंटू √5 प्लस 2। तो इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली थी k और 20 एक्स्ट्रा में है तो 1/20 इंटू k आ गया। अब P3 क्या होगा, I4 माइनस, क्योंकि 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स है, 2 WR डैश, R क्या चल रहा है 3 चल रहा है, तो W3 डैश, तो ये 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2 W3 हमारे पास ये है, W3 का ट्रांसपोज ये है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिली जिसमें जो अननोन्स है वो है x3 का स्क्वायर, x3 x4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, x3 x4 हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये मेरे पास x3 का स्क्वायर है, जब हमारे पास x3 का स्क्वायर आया तो इसका जब हम रूट करेंगे और ये हमारे पास x4 का स्क्वायर है, ये आ गया। पर हमें जो x4 जो हमें चाहिए x3 और x4 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2√5 और 1/2√5। ये हमारे पास आ गया x3 और x4 का प्रोडक्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो x3 x4 निकालने का एक आसान तरीका ये भी है कि जब आपने x3 स्क्वायर निकाल लिया तो x4 क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x4 आ जाएगा a24 इंटू साइन ऑफ a23 यहाँ पे, और इंटू अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 2s1 डॉट x3 2x2 डॉट s3 आ जाएगा आपके पास। क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नीचे का पैटर्न बना रहे हैं x4 का, तो x4 इज इक्वल टू a24 आपके पास क्या है, जो ये मैट्रिक्स थी, जो यहाँ की मैट्रिक्स थी a24 आया 1/3। तो यहाँ पे आप लिख दो 1/3, साइन क्या है प्लस का, यह है 2, और s2 कितना आया है आपके पास, S2 आपके पास आया √5/3। तो यहाँ पे S2 मैंने लिख दिया √5/3 इंटू x3 एज इट इज रहने दो आपके पास। तो यहाँ पे कितना आया x3 मैं लेके चली गई दूसरी साइड, तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में आपके पास ये जो 2 ये उल्टा हो जाएगा 3/2√5, तो 3 से 3 कैंसिल और ये आया 1/√5। तो अब आपको समझ आया कि x3 x4 1/√5 का कैसे आया, जो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और x3 स्क्वायर आपको पता ही है क्या होगा, x4 स्क्वायर जो हम इस स्लाइड में निकाल चुके हैं, ये x4 स्क्वायर है मेरे पास और ये आपके पास x3 स्क्वायर है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, और x3 x4 हमने इस तरीके से निकाला है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप ये तरीका देख सकते हो। और ये जो फॉर्मूला है ये मैंने उसी पैटर्न को देखते हुए बनाया है, जो वर्किंग रूल मैंने आपको करवाया था उसमें x4 नहीं निकाला हुआ था W3 के लिए, पर हमने, अगर आपको नहीं है तो अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा। जब 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स करोगे आसानी हो जाएगी आपको करने में। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि अब ये सारा वैल्यूज है ये हमें मिल गई। जब हमने I4 में से ये माइनस कर दिया तो हमें ये मिल गया P3 मिलने के बाद में हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि हमें A3 निकालना था। A3 होता है P3 A2 P3, तो P3 हमारे पास आ चुका है।
A2 हमने पहले निकाला था, A2 हमने जो लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो हमने ये निकाला था और इनटू हमने P3 किया। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला 4300, 3 16/3 माइनस रूट 5/3 0 0 माइनस रूट 5/3 16/3 9/5 0 0 9/5 12/5। तो आप देखो तो आपको कैसी मैट्रिक्स मिली है, 3 डायगोनल वाली मैट्रिक्स मिली है। एक ये हो गया, एक आपका ये डायगोनल हो गया, एक आपका ये डायगोनल हो गया, ये तीनों पोजीशन 0 आ गई जो कि हमें चाहिए था, ट्राई डायगोनल फॉर्म। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो 6th चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि दो मेथड जो है QR मेथड और लेंचो मेथड हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और उनके बेस्ड एग्जाम्पल्स भी नहीं है। वो मेथड्स एज सच इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है। फिर भी अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा मन हो, अगर किसी को और किसी के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों मेथड आते होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम ये मेथड्स रिक्वेस्ट वीडियो पे बना देंगे। अदरवाइज अगर आपको चाहिए ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उनके लिए QR मेथड और लेंचो मेथड इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स का। किसी को किसी भी टाइप की, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप के नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।